हेलो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज हम बात करते हैं। तो गुड मॉर्निंग आशुतोष, अभिषेक, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम बात करते हैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में। तो बायोलॉजी बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन के बारे में आप लोग 10 मिनट टाइम दीजिए। 10 मिनट में आप लोगों को पूरे डिटेल के साथ हम बताएंगे आखिर बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बहुत तरह के कमेंट्स आते हैं कि बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन क्या होते हैं। तो बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो आप इस दोनों को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि निषेचन फर्टिलाइजेशन होता क्या है। जब नर युग्मक मादा युग्मक के साथ युग्मन होता है तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संयुग्मन होता है तो उसे हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। तो आप लोग जैसे मेल और फीमेल दोनों के साथ अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो संभोग किया जाता है। दोनों के साथ अगर जब संभोग हो या संयुग्मन हो तो उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो कहते हैं तो आप लोग निषेचन फर्टिलाइजेशन जब नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संयुग्मन या संभोग किया जाता है, तो उसे हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के मुख्य रूप से दो टाइप होते हैं, या निषेचन के फर्टिलाइजेशन कहिए या निषेचन कहिए। फर्टिलाइजेशन निषेचन दोनों इंग्लिश हिंदी होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के मुख्य रूप से दो टाइप होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं, करते हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिसे हम आंतरिक यानी आंतरिक निषेचन कहते हैं। जो अंदर से प्रक्रिया होते हैं उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे, तो आप लोग इनको नोट कीजिए, हम बताते हैं अगले आगे, तो आप लोग इनको नोट कीजिए। तो बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन बता चुके थे। तो चलिए अब बात करते हैं बाह्य निषेचन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होता है तो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं या बाह्य निषेचन कहते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होता है तो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे आप मेढक ले लीजिए, मछली ले लीजिए। मेढक को देखते होंगे पानी में अपनी स्पर्म यानी मेल फीमेल जो होते हैं वो अपनी अंडा छोड़ते हैं पानी में, और मेढक जाके उस पर स्पर्म छिड़क देते हैं। तो उसमें लाखों करोड़ों में वो अपनी अंडा देते हैं और उनमें ढेर सारा अंडा मर जाते हैं, भस जाते हैं, कुछ बचते हैं। अगर सभी बच जाए तो मेढक की जनसंख्या अधिक हो जाएगी, इसलिए वो मेढक लाखों हजारों करोड़ों में देते हैं और उस पर स्पर्म मेल क्या करते हैं, जाके उस पर स्पर्म छिड़क देते हैं। तो बहुत निषेचन क्रिया हो पाते हैं। उसी तरह मछली भी वो अपने हजारों लाखों में वो अंडा छोड़ते हैं पानी में। तो आप लोग आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में कहते हैं। आंतरिक निषेचन इंटरनल और इंटरनल। तो इंटरनल के बारे में हम बात करते हैं। तो इंटरनल के बारे में जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होता है, तो उसे हम यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन या उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जैसे हो गया मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी इटीसी। तो मनुष्य जब अपनी प्रक्रिया करते हैं तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं, जो संभोग या संयुग्मन करते हैं। मेल और फीमेल दोनों आपस में संयुग्मन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन आप लोग समझ चुके होंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जब निषेचन की क्रिया जब भी शरीर के अंदर होता है, कोई भी ऐसे वस्तु जो शरीर के अंदर प्रक्रिया करते हैं तो उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जो भी जीवधारी प्राणी होंगे जो क्या कहते हैं शरीर के अंदर प्रक्रिया करते हैं तो उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जो जीवधारी प्राणी होंगे और जो बाहर में प्रक्रिया करते हैं, जैसे में हो गया मेढक, मछली, तो ये बाहर प्रक्रिया करते हैं तो इसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आप लोग जिनको समझ में नहीं आए होंगे तो वो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा और लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बने रहिए आप यूट्यूब चैनल के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।
तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम बात करते हैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में। तो आप लोग बने रहिए। तो बायोलॉजी में ऋतुस्राव चक्र और मध्य चक्र, प्राइमेट साइकिल एंड नॉन प्राइमेट साइकिल। तो चलिए आज हम बात करते हैं। आप लोग 10 मिनट टाइम दीजिएगा तो पूरे डिटेल के साथ हम इनको समझा देंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो हम बताते हैं। तो इस ऋतुस्राव चक्र और मध्य चक्र, प्राइमेट साइकिल एंड नॉन प्राइमेट साइकिल होता क्या है। तो सभी स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि प्राइमेट साइकिल एंड नॉन प्राइमेट साइकिल क्या होता है, तो कमेंट में आते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। तो अभिषेक गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आशुतोष गुड मॉर्निंग। प्रिया गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम बताते हैं। तो जब ऋतुस्राव चक्र और मध्य चक्र, प्राइमेट साइकिल एंड नॉन प्राइमेट साइकिल, तो रजोधर्म, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि समझिए कि जो रजोधर्म चक्र और ऋतुस्राव चक्र, मासिक चक्र और महावरी चक्र, ये सभी जो है सब एक ही होते हैं, एक ही नाम है सबका, ये एक ही नाम है। रजोधर्म चक्र, मासिक चक्र, ऋतुस्राव चक्र या महावरी चक्र, सभी ये चक्र एक ही है। और प्राइमेट साइकिल कहते हैं इसे हम, प्राइमेट इंग्लिश में प्राइमेट साइकिल कहते हैं। तो आप लोग जब आप लोग साधारण भाषा में समझिए, जब मादा में संभावित गर्भधारण, जब मादा में संभावित गर्भधारण तथा अंडाणु निर्माण हेतु प्रजनन तंत्र में एक विशेष प्रकार का बदलाव आता है, जिसे हम प्राइमेट कहते हैं। आप लोग साधारण भाषा में समझिए, जब अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं, मादा स्त्री के अंदर में अंडाणु जब परिपक्व हो जाते हैं तो वो अंडाणु ब्लड के रूप में, यानी 28-29 दिन का वो चक्र चलते हैं, जो ब्लड के रूप में ऋतुस्राव, यानी उसे ऋतुस्राव कहते हैं। तो आप लोग समझिए कि जैसे आप लोग पेड़ में आम देखते होंगे, जब आम फलते हैं तो क्या वो आम जब पक जाते हैं पूरी अच्छी तरह से, तो वो आम टूट के गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरी अच्छी तरह से पक चुके हैं और पकने के बाद वो पेड़ में नहीं लटके रहते, तो वो टूट के गिर जाते हैं। उसी तरह इसमें अंडाणु जब अच्छी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, अंडाणु जब अच्छी तरह से परिपक्व हो जाते हैं तो वो ऋतुस्राव चक्र यानी महावरी चक्र या रजोधर्म चक्र, ऋतुस्राव चक्र, महावरी चक्र के रूप में वो बाहर निकल जाते हैं। तो उस ब्लड के रूप में बाहर निकलते हैं और वो एक्चुअल अंडाणु ही होते हैं। तो जब मादा में संभावित गर्भधारण, तथा अंडाणु निर्माण हेतु प्रजनन तंत्र में एक विशेष प्रकार का बदलाव आता है, जिसे प्राइमेट कहते हैं। उसमें एक विशेष प्रकार का बदलाव आता है जिसे हम प्राइमेट कहते हैं। और जब अंडाणु पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं तो वो यानी ब्लड के रूप में स्राव, यानी वो अंडाणु ही होते हैं, तो ब्लड के रूप में, तो बहुत को समझ में नहीं आते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो ये जो ब्लड के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो स्त्रियों के आवर्त चक्र प्रायः 28 से 29 दिनों के एक अंतराल पर दोहराता है। स्त्रियों के ये आवर्त चक्र 28 से 29 दिनों के अंतर पर ये दोहराता है स्त्रियों में। और प्राइमेट, जिसे एमसी भी कहते हैं, प्राइमेट एमसी के दौरान रक्त का जो स्राव होता है वो अंडाणु ही होते हैं। अंडाणु का जो रूप है वो रक्त के रूप में स्राव बाहर होते हैं। तो वो स्राव जो है 3 से 5 और 5 से 8 दिनों तक चलती है। 3 से 5 और 5 से 8 दिनों तक चलती है। आवर्त चक्र प्राइमेट एमसी एक अंडाणु उत्सर्जित करते हैं। तो कहते हैं कि आवर्त चक्र में आवर्त चक्र यानी प्राइमेट, जैसे महावरी या मध्य चक्र, मध्य चक्र में तो ऋतुस्राव चक्र आते हैं, तो वो एमसी यानी ब्लड के रूप में बाहर निकलते हैं, उत्सर्जित यानी अंडाणु ही बाहर निकलते हैं ब्लड के रूप में। तो वो आप लोग इनको समझ चुके होंगे। तो और रक्त, आप लोग ऋतुस्राव चक्र और मध्य चक्र, प्राइमेट साइकिल एंड नॉन प्राइमेट साइकिल अच्छी तरह से एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। तो रजोधर्म चक्र या ऋतुस्राव चक्र, मासिक चक्र और महावरी चक्र, प्राइमेट साइकिल, इसे हम प्राइमेट साइकिल भी कहते हैं। तो जब मादा में संभावित गर्भधारण तथा अंडाणु निर्माण हेतु प्रजनन तंत्र में एक विशेष प्रकार के लक्षण आते हैं,
एक विशेष प्रकार के बदलाव आता है जिसे हम प्राइमेट कहते हैं। स्त्रियों के आवर्त चक्र प्रायः 28 से 29 दिनों का आवर्त चक्र चलते हैं। प्रत्येक माह जो है ये आवर्त चक्र 28 से 29 दिनों के, जैसे आप लोग समझिए कि जैसे घड़ी का आवर्त यानी 12 घंटा 24 घंटे के क्लॉक वाइज घड़ी होते हैं, तो उसमें 24 घंटा के अंतराल पर तो 12-12 घंटे पे वो फिर से दोहराते हैं। और एक्चुअल जो रेलवे लाइन में होते हैं, इंडियन रेलवे लाइन में, तो वो 24 घंटा के तो वो 24 घंटा पे फिर दोहराते हैं। तो उसी तरह इसमें 28 से 29 दिनों के एक अंतराल होते हैं, 28 से 29 दिनों का अंतराल प्रत्येक माह ये चक्र चलते हैं। 28 से 29 दिनों का अंतराल होते हैं और 28 से 29 दिनों में स्राव होते हैं। तो प्राइमेट एमसी के दौरान रक्त स्राव 3 से 5 और 5 से 8 दिनों तक चलती है। आवर्त चक्र प्राइमेट एमसी एक अंडाणु उत्सर्जित करते हैं। माहवारी चक्र जो यानी ऋतुस्राव चक्र जो चलते हैं, तो वो एमसी यानी अंडाणु होते हैं और अंडाणु ब्लड के रूप में निकलते हैं। एक्चुअल अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं, जैसे अंडाणु परिपक्व होंगे तो वो 28 से 29 दिनों में ही परिपक्व हो जाते हैं। तो परिपक्व होने के बाद वो रहते नहीं है और वो एमसी के रूप में और बाहर निकल जाते हैं। तो आप लोग इनको समझ चुके होंगे, तो आप लोग इनको नोट कीजिए और हम बताते हैं आगे, बने रहिए वीडियो के साथ। तो आप लोगों को हम बता चुके थे इससे पहले। तो प्रत्येक अंडाशय से अंडाणु एक अंतराल के रूप से परिपक्व होकर बाहर निकल जाते हैं। जब अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं एक अंतराल रूप से, तो वो अंडाणु ब्लड के रूप में यानी ऋतुस्राव जिसे कहते हैं, तो उसके रूप में वो बाहर निकल जाते हैं। आप लोग मान लीजिए कि जैसे पेड़ में आम जब पक जाते हैं, आम का पौधा जब आम उसमें पक जाते हैं, तो पूरे अच्छी तरह से पक जाने के बाद वो टूट के ऑटोमेटिक गिर जाते हैं या नहीं तोड़ने के बाद। तो उसी तरह इसमें जब अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं, तो वो एक 28 से 29 दिनों के अंतराल पर वो बाहर निकल जाते हैं, वो ब्लड के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो प्रत्येक अंडाशय से अंडाणु एक अंतराल के रूप से परिपक्व होकर बाहर निकल जाते हैं। एग्जाम्पल में प्राइमेट यानी ऋतुस्राव चक्र या मासिक स्राव चक्र या माहवारी चक्र। तो प्राइमेट जिसे हम कहते हैं, तो उसे हम प्राइमेट कहते हैं इंग्लिश में। तो मनुष्य, बंदर, चिंपांजी, गोरिल्ला etc। इसमें प्राइमेट साइकिल में मनुष्य, बंदर, चिंपांजी, गोरिल्ला आते हैं और etc। तो ये मनुष्य, बंदर जो होते हैं ये आवाज नहीं करते हैं, जो इनके मनुष्य, बंदर, चिंपांजी, गोरिल्ला etc। तो आप लोग आप लोग सोचते होंगे ऋतुस्राव चक्र स्टार्ट कब होते हैं, मादा में ऋतुस्राव चक्र स्टार्ट कब होते हैं। आप लोगों को मन में यह क्वेश्चन चलता होगा कि ऋतुस्राव चक्र स्टार्ट कब होते हैं। तो ऋतुस्राव चक्र स्टार्ट 10 से 16 की उम्र के बीच 10 से 16 के बीच की उम्र जो उसके बीच के उम्र से स्टार्ट हो जाते हैं। ऋतुस्राव चक्र 10 से 16 की उम्र के बीच स्टार्ट हो जाते हैं और उनका यानी गुण प्रभावित होने लगते हैं। और ऋतुस्राव मादा स्त्री के शरीर प्रभावित होने लगते हैं और उनमें गुण आने लगते हैं, किशोरावस्था के गुण आने लगते हैं उनमें। तो ये अगर जब ऋतुस्राव चक्र या मान लीजिए किसी के कोई स्त्री है और उनमें मादा के गुण प्रभावित यानी किशोरावस्था के गुण प्रभावित नहीं हो रहे, उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर से दिखाना चाहिए। क्योंकि किशोरावस्था का गुण जब 10 से 16 की उम्र होते हैं तो किशोरावस्था का गुण प्रभावित होना चाहिए। तो किशोरावस्था में गुण जैसे स्तन उभर आना चाहिए, या क्या कहते हैं एम्स का होना चाहिए। तो इसी तरह होते हैं। तो ऋतुस्राव चक्र 10 से 16 की उम्र के बीच से शुरू हो जाते हैं। और आप लोग सोचते हैं कि ऋतुस्राव चक्र आखिर स्टार्ट होता है तो बंद कब होते हैं, बंद भी तो एक जरूरी है होना चाहिए। तो आप लोग के मन में ये भी आते होंगे कि ऋतुस्राव चक्र बंद कब होते हैं। तो ऋतुस्राव चक्र बंद होने के टाइम में ऋतुस्राव चक्र लगभग 41 से 50 की उम्र में ऋतुस्राव चक्र बंद हो जाते हैं मादा में। ऋतुस्राव चक्र लगभग 41 से 50 की उम्र में बंद हो जाते हैं मादा में। और आप लोग ये मेरे अनुसार कहना नहीं, ये साइंस कह रहे हैं कि जो साइंस के अनुसार कहना है कि 41 से 50 की उम्र में ऋतुस्राव चक्र बंद हो जाते हैं।
साइंस के अनुसार कहना है कि 41 से 50 की उम्र में ऋतुस्राव चक्र बंद हो जाते हैं मादा में। और पर्व सब जो होते हैं ये साइंस तो नहीं मानेंगे, तो पर्व जो होते हैं, और पर्व जैसे छठ हो गए, तो छठ या क्या कहते हैं जो छठ है या दशहरा है, उसमें अगर किसी को महावारी या ऋतुस्राव चक्र यानी गिरने के प्रभावित हो रहे हैं तो उसे अशुभ माने जाते हैं। तो इसलिए उन्हें साइंस तो अशुभ नहीं मानेंगे, लेकिन पंडित लोग जो होते हैं वो अशुभ माने जाते हैं। छठ के टाइम में ये ऋतुस्राव चक्र नहीं होना चाहिए, और उनका एक टैबलेट होता है, और टैबलेट खा के आप उनको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक ही दिन 3 से 5 और 5 से 8 दिनों तक की होती है। और किसी किसी में सभी के शरीर के अनुसार वो ऋतुस्राव चक्र सभी शरीरों में अलग अलग तरह से सभी के शरीर के टाइम अलग अलग होते हैं ऋतुस्राव चक्र में। तो आप लोग इनको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो आप लोग चलिए आप हम बात करते हैं आप लोगों के बीच मध्य चक्र नॉन प्राइमेट साइकिल क्या होता है। मध्य चक्र नॉन प्राइमेट साइकिल क्या होता है, आप लोग इनको नोट कीजिए, बने रहिए वीडियो के साथ। तो आप लोगों को हम बता चुके थे ऋतुस्राव चक्र प्राइमेट साइकिल के बारे में पूरी डिटेल से। तो चलिए अब हम बात करते हैं नॉन प्राइमेट साइकिल। तो नॉन प्राइमेट साइकिल सभी स्तनधारी जीव जो आवाज निकालती है उसे हम नॉन प्राइमेट साइकिल कहते हैं। सभी स्तनधारी जीव जो मादा हो वो आवाज निकालती है उसे हम नॉन प्राइमेट साइकिल कहते हैं। और सभी स्तनधारी जीवों का अलग अलग समय होते हैं। सभी स्तनधारी जीवों का अलग अलग समय होते हैं, वो एक्चुअल एक ही टाइम नहीं होते हैं, सभी जीवों को अलग अलग टाइम होते हैं। तो नॉन प्राइमेट साइकिल में एग्जांपल आते हैं, नॉन प्राइमेट साइकिल का एग्जांपल आते हैं गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता। तो ये सभी जो है ये सभी जीव प्राणी, तो गाय भी आवाज निकालते हैं वो अपने टाइम पे, तो उनकी भी सीजन होते हैं, वो अपने टाइम पे गाय आवाज निकालती है। तो भैंस भी है, तो बकरी भी, कुत्ता भी। तो ये सभी मध्य चक्र आप लोग आसानी भाषा में समझिए, तो जो भी जीव प्राणी स्तनधारी आवाज निकालती है उसे हम मध्य चक्र कहते हैं, यानी नॉन प्राइमेट साइकिल कहते हैं। तो आप लोग एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। तो नॉन प्राइमेट साइकिल मध्य चक्र, नॉन प्राइमेट साइकिल मध्य चक्र, सभी स्तनधारी जीव जो आवाज निकालती है उसे हम नॉन प्राइमेट साइकिल कहते हैं। सभी स्तनधारी जीव जो आवाज निकालती है उसे हम नॉन प्राइमेट साइकिल कहते हैं। और सभी स्तनधारी जीवों का अलग अलग समय होते हैं। सभी स्तनधारी जीव जो होते हैं उनके अलग अलग समय होते हैं, अलग अलग टाइम होते हैं, सभी सीजनों में उनके अलग टाइम होते हैं। तो नॉन प्राइमेट साइकिल एग्जांपल, तो गाय, भैंस, ऐसा नहीं कि गाय भैंस का टाइम एक ही होंगे, तो गाय का भी टाइम अलग होते हैं, भैंस, बकरी, कुत्ता इत्यादि सभी सीजनों पे ये आवाज निकालती है। ऐसा नहीं कि सभी डेली सभी प्रकार के जीव स्तनधारी जीव आवाज निकालते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। तो इनका सभी टाइम अलग अलग होते हैं। तो आप लोग इनको समझ चुके होंगे। तो आप लोग वीडियो को देखते हुए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। तो आप लोग इनको नोट कीजिए, बने रहिए वीडियो के साथ। आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम बात करते हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। तो फल की कितनी भित्तियां होती हैं, फल के कितने लेयर होते हैं, फल के कौन सा भाग खाते हैं, तो सभी डिटेल ये 5 मिनट अगर आप लोग टाइम दीजिएगा तो 5 मिनट में पूरे डिटेल के साथ हम ये बता पाएंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। फल की कितनी भित्तियां होती है। फ्रूट्स, फल, फ्रूट्स टाइप ऑफ 3 लेयर्स, फ्रूट टाइप ऑफ 3 पार्ट्स। फ्रूट्स के 3 पार्ट्स होते हैं, पेरिकार्प और एपिकार्प। एपिकार्प बाह्य भित्ति, मेसोकार्प मध्य भित्ति, इंडोकार्प अंतः भित्ति। तो आपको बताते हैं कि फिगर में पूरे डिटेल में, तो फिगर के साथ आप लोग थोड़ा जल्द समझ पाइएगा, फिगर के साथ आप लोग को बताते हैं। तो ये बाहरी वाले परत जो है, ये बाहरी वाले परत को, इस बाहरी वाले लेयर को बाह्य भित्ति कहते हैं, पेरिकार्प। पेरिकार्प कहते हैं इस बाहरी वाले लेयर को। ये बाहरी वाले जो परतें हैं इस लेयर को हम पेरिकार्प कहते हैं।
और इस अंदर वाले पार्ट को, ये जो अंदर वाले पार्ट है, इस अंदर वाले पार्ट को हम मीजोकार्प कहते हैं। ये अंदर वाले पार्ट को मीजोकार्प कहते हैं और ये सबसे अंदर वाले भाग को हम जिसे हम बीज कहते हैं। इंडोकार्प। तो आप लोग सोचेगा कि इस फल में कौन कौन सा भाग आप लोग खाते हैं। तो आप लोग जो है ये बाहरी वाले परत, पेरिकार्प, बाह्य भित्ति, मीजोकार्प, मध्य भित्ति, इंडोकार्प, बीज, ये अंदर वाली पार्ट होते हैं जिसे बीज या गुठली कहते हैं। आप लोग ये बाहरी भित्ति मीजोकार्प खाते हैं, फल का जो है मीजोकार्प खाते हैं। ये बाह्य भित्ति, बाह्य भित्ति, मध्य भित्ति, इंडोकार्प, अंतःभित्ति, इंडोकार्प, अंतःभित्ति। आप लोग मीजोकार्प खाते हैं, फल का मीजोकार्प खुकुट के यानी छिलके भी खाते हैं, लेकिन पहले आप मीजोकार्प खुकुट के खा लेते हैं, उनके बाद आप छिलके खाते हैं। तो ये नहीं छिलके। और ये इंडोकार्प, इंडोकार्प आप लोग जिसे गुठली बीज कहते हैं, तो ये आप लोग नहीं खाते हैं। अब कहिएगा जो अंतःभित्ति भी खाते हैं। अंतःभित्ति भैंस को आप दे दीजिएगा तो भैंस खबे नहीं करेगा आम को। जब भैंस को दे दीजिएगा तो आम तो भैंस खा जाएगा, उनको क्या पता गुठली है क्या, उनको तो शायद अच्छे लगे। तो आप जो है ये मीजोकार्प खाते हैं, ये गुठली नहीं खाते हैं, आप लोग मीजोकार्प खाते हैं। और लताम का मीजोकार्प भी खाते हैं, और क्या कहते हैं अंतःभित्ति भी, गुठली भी, बीज भी खाते हैं लताम का। तो पेरिकार्प, बाह्य भित्ति, इसे हम फल का छिलका कहते हैं, फल का छिलका। पेरिकार्प, बाह्य भित्ति, इसे हम फल का छिलका या इपिकार्प भी कहते हैं। मीजोकार्प, मध्य भित्ति, फल का गुद्देदार भाग होते हैं। मीजोकार्प, मध्य भित्ति, फल का गुद्देदार भाग होते हैं। इंडोकार्प, अंतःभित्ति या फल का बीज, फल का बीज या इसे गुठली या अमाठी भी कहते हैं, इसे गुठली या अमाठी भी कहते हैं, बीज भी कहते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे पेरिकार्प जो है ये बाह्य भित्ति है, मीजोकार्प मध्य भित्ति, इंडोकार्प अंतःभित्ति। इस दोनों में कौन सा आप खाते हैं? तो आप लोग मध्य मीजोकार्प खाते हैं, मध्य भित्ति। कटहल का भी आप लोग मीजोकार्प खाते हैं। तो पहले आप मीजोकार्प खाते हैं, उनके बाद तो ही गुठली खाते हैं। गुठली ऐसे थोड़ा ना आप लोग कच्चे गुठली खाते हैं। कटहल का मीजोकार्प खाते हैं। कटहल हो गया, आम हो गया, और क्या लीची, संतरा जो भी है सभी का मध्य भित्ति आप लोग खाते हैं। अब भैंस को लीची दे दीजिएगा तो लीची के उनके लीची दे दीजिएगा, उनको क्या पता है लीची है कि ये क्या है, लीची भी वो खा लेंगे। तो आप लोग मध्य भित्ति खाते हैं। आप लोग इनको समझ चुके हैं। तो अब ये तीनों पार्ट जो है, इस तीनों पार्ट के फ्लैशी, इस तीनों पार्ट के फ्लैश यानी तीनों पार्ट खाते हैं आप लोग, इस पार्ट को मिलाकर, तो उसे हम फ्लैशी फ्रूट्स कहते हैं। इसे फ्लैशी फ्रूट्स कहते हैं। फ्लैशी फ्रूट्स में लीची, आम, कटहल सभी फल आते हैं, लगभग में सभी फल आ जाते हैं फ्लैशी फ्रूट्स में। तो फ्लैशी फ्रूट्स एक्चुअल हुआ, फ्लैशी फ्रूट्स क्या हुआ? तो फ्लैशी या अंगूर को आप पूरे अच्छी तरह से धूप में, अगर धूप में सुखाने के बाद, जिसे हम सूखने के बाद वो पूरे चुकट देने के बाद उसे हम
क्या कहते हैं, लीची, कटहल और सभी फ्रूट्स इसमें आते हैं। और किशमिश कहते हैं, उसको हम किशमिश कहते हैं। अंगूर को सुखाने के बाद जो पूरी अच्छी तरह से वो सूख जाते हैं तो उसे हम किशमिश कहते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, सभी दुकानों में अवेलेबल रहते हैं। तो उसे हम फ्लेशी फ्रूट्स कहते हैं, किशमिश, अंगूर। आम, लीची, अंगूर, आम, फ्लेशी फ्रूट्स, इसमें सभी प्रकार के फल आते हैं और इसमें ढेर सारा फल होते हैं। अब इधर ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट्स में क्या आते हैं? ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में खजूर, काजू, ड्राई फ्रूट्स में काजू, छोहरा, काजू, छोरा, एक काजू एक क्या छोरा का दूसरा रूप होते हैं छोरा, उसे कहते हैं खजूर कहते हैं, ब्लैक कलर का होते हैं। काजू छोरा का दूसरा एक रूप होते हैं जिसे हम खजूर कहते हैं, वो ब्लैक कलर का होते हैं। ड्राई फ्रूट्स काजू, छोरा, खजूर में आते हैं, अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो आप लोग इनको समझ चुके होंगे। तो कौन सा भाग खाते हैं? तो फल का पेरिकार्प, बाह्य भित्ति, मेसोकार्प, मध्य भित्ति, एंडोकार्प, अंतः भित्ति। फल का जो है आप मेसोकार्प खाते हैं। फ्लेशी फ्रूट्स में लीची, अंगूर, आम, कटहल और लगभग सभी फ्रूट्स आते हैं इसमें। तो और ड्राई फ्रूट में काजू, छोरा, खजूर ले, जैसे इसमें जब पूरे अच्छी तरह से जब सूख जाते हैं, पूरे चुकोट जाते हैं, तो उसे हम फ्लेशी फ्रूट्स कहते हैं। फ्लेशी फ्रूट्स में जैसे लीची, अंगूर को आप अच्छी तरह से अगर सुखा दीजिए, वो सूख जाएगा, तो उसे हम फ्लेशी फ्रूट्स कहते हैं। और फल के कितनी भित्तियां होती है? फल फ्रूट्स टाइप ऑफ 3 पार्ट्स, पेरिकार्प, बाह्य भित्ति, मेसोकार्प, मध्य भित्ति, एंडोकार्प। फ्रूट्स के 3 लेयर होते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो ऐसी ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम बात करते हैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए आज हम बायोलॉजी के समजात अंग और असमजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में चर्चा करते हैं।
तो इस पे बहुत तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो आप लोग को 5 मिनट अगर टाइम दीजिएगा तो 5 मिनट में पूरे डिटेलियर होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनोलोगस ऑर्गन्स का पूरे डिटेल के साथ हम जानकारी दे पाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए हम बताते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनोलोगस ऑर्गन्स। तो समजात अंग होमोलोगस ऑर्गन्स वे अंग जो अलग अलग जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं परंतु आधारभूत संरचना में समान होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। वैसे अंग जो कार्य दोनों के समान होते हैं परंतु उनका होते हैं। तो उनका काम जैसे मान लीजिए आदमी का 2 हाथ और घोड़ा का 2 अग्रपाद, तो वो दोनों का काम कार्य सेम है। काम जो करते हैं वो दोनों आगे का पैर जो होते हैं वो काम सेम करते हैं, लेकिन उनका जो कार्य है वो अलग अलग होते हैं। तो समजात अंग वे अंग जो अलग अलग जीवों के अलग अलग कार्य होते हैं। उन अलग अलग जीवों के अलग अलग कार्य होते हैं। जीव जो वो घोड़े हैं उनका कार्य अलग होंगे, लेकिन उनका 2 अग्रपाद जो पैर है और जो मनुष्य का 2 हाथ है, दोनों का कार्य जो है सामान्य होंगे। वो भी अपना पैर से काम करेंगे और ये भी पकड़ने का काम करते हैं, और वो भी अपना नीचे में खुरचने या कुछ भी जो भी कुछ करते हैं काम करते हैं तो पैर से। तो समजात अंग होमोलोगस ऑर्गन्स वे अंग जो अलग अलग जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं परंतु आधारभूत संरचना में समान होते हैं। आधारभूत संरचना में समान होते हैं और होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। एग्जाम्पल में मानव के हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। तो मानव का हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, कुत्ता का जो आगे वाला 2 पैर होते हैं तो वो दोनों पैर से जो मनुष्य भी कार्य करते हैं आगे 2 हाथ से, और कुत्ते भी अपने पैर से खुरचते हैं या साफ करते हैं, कोई भी जहां भी बैठते हैं तो उनका जो कार्य होते हैं वो करते हैं। तो ऐसा नहीं कि मनुष्य मान चलिए 5 क्विंटल गेहूं उठा लेता हाथ से, तो कुत्तों को आप बोलिएगा जो 5 क्विंटल गेहूं उठा लीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो उनका जो कार्य है वही करेंगे। अब आप उनको कार्य ऐसा नहीं 5 बाल्टी उनको कहेगा पानी उठा के वहां भेज दे, तो ऐसे काम वो नहीं कर पाएंगे। तो जो उनका कार्य है वही करेंगे, तो उसे हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। तो मानव का हाथ और घोड़े के अग्रपाद, मानव का हाथ और घोड़े का अग्रपाद, मानव के जो हाथ होते हैं और घोड़े के जो अग्रपाद होते हैं दोनों का कार्य समान होते हैं। घोड़े का अग्रपाद और मानव का हाथ दोनों कार्य समान होते हैं। मानव भी अपने हाथ से काम करते हैं और घोड़े भी अपने अग्रपाद से वही काम करते हैं, और दोनों का कार्य अलग अलग होते हैं। हाथ हमारे दांत और हाथी, मनुष्य के जो दांत होते हैं और जो क्या कहते हैं हाथी के दांत होते हैं, वो दोनों का दांत जो है सेम होते हैं, कार्य अलग अलग करते हैं, दांत जो होते हैं सेम होते हैं। अगर मान चलिए किसी का अगर दांत भी टूट जाते हैं, किसी कहते गांव में जो लड़ाई वड़ाई करते हैं तो 32 दांत तोड़ देंगे, तो 32 दांत मान चलिए किसी का दांत झड़ गया, एक्सीडेंट हुआ है कुछ भी हुआ तो उसका दांत झड़ गया, तो झड़ने के बाद उनका दांत जो लगाया जाता है तो वो एक्चुअल पूरे सभी दांत मिलने की वजह से वो हाथी का दांत भी लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हाथी के दांत नहीं लगा सकते हैं और सभी दांत नहीं लगा सकते हैं, सभी दांतों का आकार रंग रूप अलग होते हैं। तो हमारे दांत और हाथी के दांत समान होते हैं और कार्य अलग अलग होते हैं। तो आप लोग समजात अंग समझ चुके होंगे। होमोलोगस ऑर्गन्स वे अंग जो अलग अलग जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं परंतु आधारभूत संरचना समान होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स कहलाता है। तो होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनोलोगस ऑर्गन्स के बारे में, तो होमोलोगस आप लोग समझ चुके हो, एक बार फिर से बता देते हैं। तो समजात अंग होमोलोगस ऑर्गन्स वे अंग जो अलग अलग जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं और आधारभूत संरचना समान होते हैं। आधारभूत संरचना समान होते हैं, उनकी जो आकार है, आधारभूत यानी आकार, पैर जो हो, हाथ हो या घोड़े का अग्रपाद पैर जो है, उनकी आकार संरचना समान होते हैं और उनकी कार्य अलग अलग होते हैं, परंतु उनकी कार्य अलग अलग होते हैं, तो उसे होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। तो एग्जाम्पल में मानव हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, मानव हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, मानव हाथ और घोड़े के अग्रपाद, मानव दांत और हाथी के दांत, दोनों के कार्य अलग अलग होते हैं लेकिन उनका अंग दोनों समान होते हैं, अंग जो होते हैं वो समान होते हैं। तो आप लोग इनको समझ चुके होंगे, तो इनको आप नोट कीजिए। बताते हैं हम
असंजात अंग के बारे में। एनोलोगस ऑर्गन्स क्या होता है, एनोलोगस ऑर्गन्स क्या होता है तो बताते हैं हम। तो समजात अंग बता चुके थे, तो चलिए अब हम बताते हैं असमजात अंग। असमजात अंग आपको, असमजात अंग एनोलोगस ऑर्गन्स, एनोलोगस ऑर्गन्स वे अंग जो अलग अलग जीवों में एक समान कार्य करते हैं। वे अंग जो अलग अलग जीवों में एक समान कार्य यानी समान होते हैं, उनका कार्य जो है वो समान होते हैं, और परंतु आधारभूत संरचना में समान नहीं होते हैं, उसे एनोलोगस ऑर्गन कहते हैं। परंतु आधारभूत संरचना में समान नहीं होते हैं, उसे एनोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। तो उनका जो आधारभूत संरचना यानी आधारभूत संरचना समझ लिए कि उनका शरीर जो है समान नहीं होते हैं, अलग कार्य उनका, उनके जो कार्य हैं वो अलग सेम होते हैं, लेकिन आधारभूत संरचना समान नहीं होते। तो जैसे चमगादड़ और पक्षी के पंख, इसमें वे अंग जो अलग अलग जीवों में एक समान कार्य करते हैं। अलग अलग जीवों में जो है पंखी, चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख, उनके कार्य, पंख का कार्य जो है उड़ने का ही काम करते हैं दोनों में, लेकिन उनकी आधारभूत संरचना जो है समान नहीं होते। पंखी पंख, पक्षी जो है बड़ा होते हैं और ये क्या कहते हैं चमगादड़ जो है छोटा होते हैं, तो उनकी संरचना सेम नहीं होते हैं, और उनका कार्य जो है, पंख के जो कार्य है दोनों के कार्य समान होते हैं। जो पंख ये भी उड़ने का काम करते हैं और वो भी उड़ने का काम करते हैं। तो तितली के पंख और पक्षी के पंख, तितली का पंख उड़ने, तितली भी उड़ने का काम करते हैं और पक्षी भी अपने पंख से उड़ने का काम करते हैं, लेकिन आधारभूत संरचना उनके समान नहीं है। आधारभूत संरचना जो है, तितली छोटे होते हैं और वो कीट पतंग में, और पक्षी होते हैं तो वो आधारभूत संरचना में समान नहीं होते हैं, और उनका कार्य जो है, पंख जो होते हैं वो उड़ने का ही काम करते हैं दोनों, तो उसे हम एनोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। आप लोगों को समजात अंग में बता चुके थे, होमोलोगस ऑर्गन्स में कार्य जो है उसमें बोले थे कि उनका कार्य जो है, जैसे हाथी का अग्रपाद, हाथी का नहीं, मनुष्य का दो अगला पैर और घोड़े का अग्रपाद, दोनों का कार्य समान होते हैं, लेकिन उनके आधारभूत संरचना जो है समान नहीं होता। आधारभूत, अब जो कई आधारभूत, अब उनका शरीर और मानव का शरीर समान हो, वो समान नहीं होते हैं, और उनका कार्य जो है, आप जो हाथ से अगला कार्य कीजिएगा और वो उनका कार्य कीजिएगा, वो समान होंगे। तो होमोलोगस ऑर्गन्स समझ चुके थे, तो अब एनोलोगस ऑर्गन्स बता दिए, तो एक बार फिर से हम बता देते हैं। तो असमजात अंग एनोलोगस ऑर्गन्स वे अंग जो अलग अलग जीवों में एक सामान्य कार्य करते हैं, वे अंग जो अलग अलग जीवों में एक सामान्य कार्य करते हैं, परंतु आधारभूत संरचना समान नहीं होते, परंतु आधारभूत संरचना जो है उनका समान नहीं होते, उसे एनोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। और एग्जाम्पल में चमगादड़ और पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख, दोनों का पंख जो है वो उड़ने का ही काम करते हैं, और उनका संरचना समान नहीं होते हैं। और तितली के पंख और पक्षी के पंख, दोनों के पंख, तितली का भी पंख उड़ते हैं, तितली का अपने भी पंख से उड़ते हैं, और पक्षी भी अपने पंख से उड़ते हैं, लेकिन आधारभूत संरचना उनकी समान नहीं होते। तो आप लोग इनको समझ चुके होंगे, तो आप लोग वीडियो देखते हुए लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में आपको।
तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो डोडो पक्षी, डोडो डैश प्राणी है। डोडो पक्षी जो है वो डैश प्राणी है। तो विलुप्त प्राणी, संकटग्रस्त प्राणी, ए और बी दोनों नॉन, इसमें से क्या होंगे? तो डोडो डैश प्राणी है। डोडो विलुप्त प्राणी, संकटग्रस्त प्राणी, और ए और बी दोनों नॉन। डोडो जो है पक्षी विलुप्त प्राणी है, विलुप्त प्राणी, वो विलुप्त हो चुके हैं। तो डोडो पक्षी विलुप्त प्राणी है। और वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? तो आप लोग वीर्य जो होते हैं, जिसे हम स्पर्म या स्पर्म कहते हैं, तो वीर्य को जल में, लिक्विड में, ए और बी दोनों में, सॉलिड में। तो वीर्य जो है वो स्पर्म को हिमीकृत किए जाते हैं लिक्विड में। प्राइमर का उपयोग किसमें किया जाता है? प्राइमर का उपयोग किसमें किया जाता है? प्राइमर का उपयोग किसमें किया जाता है? पीसीआर में, डीएनए में, डब्ल्यूबीसी में, सभी में। तो प्राइमर का उपयोग किया जाता है पीसीआर में। प्राइमर का उपयोग किया जाता है पीसीआर में। प्राइमर का उपयोग किया जाता है पीसीआर में। रजोधर्म चक्र में आते हैं, रजोधर्म चक्र में आते हैं। आप लोगों को इससे पहले हम ये रजोधर्म मासिक चक्र और महावारी ऋतुस्राव चक्र पूरे डिटेल में अगले वाले वीडियो में हम बता चुके थे, तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा लगभग में। तो रजोधर्म चक्र में आते हैं मनुष्य, बंदर, ए और बी गाय। तो आप लोग बता चुके थे रजोधर्म और ऋतुस्राव चक्र में। तो रजोधर्म चक्र में मनुष्य, बंदर दोनों, ए और बी दोनों आते हैं। मनुष्य, बंदर रजोधर्म चक्र में, उसे हम रजोधर्म को ऋतुस्राव भी कहते हैं, और ऋतुस्राव या महावारी भी कहते हैं। तो ये रजोधर्म में मनुष्य, बंदर दोनों आते हैं। मध्य चक्र में आते हैं, मध्य चक्र में आते हैं। मध्य चक्र में क्या आते हैं? मध्य चक्र में बकरी, गाय, भैंस सभी। आप इसके बारे में भी आपको क्या मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र के बारे में पूरे डिटेल से आपको इससे पहले वाले हम वीडियो में बता चुके थे। तो मध्य चक्र में आते हैं बकरी, गाय, भैंस सभी। बकरी, गाय, भैंस सभी। बकरी, गाय, भैंस सभी आते हैं। तो आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव हम करीब 10 को बता चुके हैं। तो आप लोग ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग वीडियो के देखते हुए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें। तो आप लोग को अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।